नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 10 बज गए हैं, वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है, दिल्ली की नदी का पानी छूने लायक भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस यमुना नदी की जिसका एक छोटा सा हिस्सा महज 2% दिल्ली से गुजरता है। 2%। इस दिल्ली में एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है, लेकिन दोनों सरकारें मिलकर यमुना के इस 2% हिस्से को साफ नहीं कर पाते। उल्टा सच्चाई यह है कि पूरी यमुना नदी में जितनी गंदगी है उसमें 80% हिस्सेदारी दिल्ली की है। मतलब यमुना को मैली करने वाली दिल्ली ही है। तो फिर दिल्ली की सरकारों से सवाल क्यों ना पूछा जाए, कहां गए वो 1500 करोड़ जो पिछले 2 दशकों में यमुना की सफाई के नाम पर खर्च किए गए? कब तक दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए जाते रहेंगे? कब तक सिर्फ कागजों पर यमुना की सफाई का एक्शन प्लान दिखाया जाता रहेगा? यमुना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की इस नाकामी के खिलाफ आप 842284 पर 0000 पर घंटी बजाएं। इतना ज़्यादा गंदा और मैला और दूषित है कि यहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है। मैंने कहा था हम आपको 5 साल के अंदर यमुना साफ करके दिखाएंगे। पानी तो साफ नहीं है बिल्कुल भी, बोल भी नहीं सकते। तो माता है, जमुना माता बोलते हैं ना, वो शब्द भी नहीं बोल सकते। 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा। पानी बहुत गंदा है, पानी झाग आ रहा है। नजफगढ़ ड्रेन पे गए तो नदी तो ऐसे ही खरखरा के नाला बह रहा है और बदबू से खड़ा होना मुश्किल है। पानी 2 रंग का नजर आएगा, एक एकदम काला और पानी दूसरी तरफ एकदम साफ। सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है। तो जिस गंगा जमुनी तहजीब से हिंदुस्तान की पहचान होती रही है, उस हिंदुस्तान में अब न गंगा बची है न जमुना। ये नदियां अब सांसों के लिए तड़प रही हैं। इन नदियों में इतना जहर घोला जा चुका है कि अब वो झाग की शक्ल में तैरने लगा है। छठ के मौके पर दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी का ये हाल सबको हैरान कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। बरसात का मौसम छोड़ दे तो यमुना लगभग पूरे साल ऐसी ही दिखती है। काला पानी, सफेद झाग, यही यमुना की सच्चाई है। और यमुना का ये हाल क्यों है, उसकी एक झलक देखिए। लोहा लोहे को काटता है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन पानी से पानी साफ होता है वो इन तस्वीरों में देखिए। यमुना की गंदगी को छिपाने और अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए यहाँ नदी पर पानी के फव्वारे फेंके जा रहे हैं। मैं छिड़काव कर रहा हूँ, ये जो झाग निकल रहा है इसको मारने के लिए हमारी दिल्ली सरकार ने लगा रखा है। ये बिसलेरी का पानी है जो आम पब्लिक इस्तेमाल करती है पीने खाने के लिए। तो बिसलेरी के पानी से यमुना को साफ करने निकले दिल्ली जल बोर्ड के ये कर्मचारी और इन्हें भेजने वाली दिल्ली सरकार धन्य है। हमने इनसे पूछा कि इस तरह फव्वारा मारने से क्या होगा, तो जवाब मिला झाग खत्म हो जाएगा। ये पानी छिड़काव कर रहे हैं झाग मारने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड से जी। तो ड्यूटी है इसमें लगा रखी है झाग मारने के लिए। यानी सारी कोशिश ये है कि किसी तरह यमुना के सच को सामने लाने वाला जहरीला झाग दिखना बंद हो जाए और यमुना की गंदगी को लेकर उठ रहे सवाल खत्म हो जाए। हालांकि यमुना की सफाई का ये अनोखा अभियान छठ के नाम पर चलाया गया। यमुना के प्रदूषण की पिछले कई दिनों से बात हो रही है, वहीं अब दिल्ली सरकार ने ये पहल की है और दिल्ली में यमुना की सफाई की जा रही है। अभी देखिए किस तरह से जो झाग बन रहा था अमोनिया के चलते, वहां पर आपको बोटें नजर आ रही होंगी जो उस झाग को साफ कर रही हैं। दरअसल
15 बोटें हैं जो यहाँ पर पूरे यमुना की सफाई में लगी हुई हैं और यहाँ पर साथ ही साथ पानी का भी छिड़काव किया गया था झाग के ऊपर, ताकि जो है झाग यहाँ पर खत्म हो सके। तो इस तरह नदी में तेज रफ्तार से बोट चलाकर झाग को खत्म कर दिया गया। जहरीला झाग घाट तक न पहुंचे, इसलिए नदी में बल्लियों की दीवार भी बना दी गई। मतलब ये कि 2 दिन पहले यमुना के पानी पर तैरते दिख रहे जिस झाग को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसे इन नायाब तरीकों से कम कर दिया गया। पर सवाल तो ये है कि क्या इससे यमुना साफ हो गई, या फिर यमुना की सफाई के नाम पर सालों से इसी तरह का धोखा दिया जा रहा है? क्या करोड़ों रुपए का बजट इसी तरह पानी में बहाया जाता है? क्योंकि यमुना की सफाई जहां होनी चाहिए वहां होती नहीं। कहने को यमुनोत्री से प्रयागराज तक जाने वाली यमुना का सिर्फ 2% हिस्सा ही दिल्ली में बहता है, लेकिन उसी 2% में यमुना 80% प्रदूषित हो जाती है। और इसकी शुरुआत दिल्ली में यमुना के प्रवेश के साथ ही हो जाती है। ये वजीराबाद बैराज है, जहां से दिल्ली में यमुना का सफर शुरू होता है। इस समय हम दिल्ली की सिग्नेचर ब्रिज पर मौजूद है और यहाँ से आपको दिखाते हैं यमुना की तस्वीर कि किस तरह यमुना का पानी है और कैसे आगे दूषित होता है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं सामने की तरफ, यानी सिग्नेचर ब्रिज से कुछ ही दूर पर वजीराबाद बैराज है, जहाँ से पानी यमुना का जो है, जो हरियाणा की तरफ से आता है, वो यहाँ से आगे की तरफ राजघाट की तरफ से होते हुए आगे की तरफ जाता है कालिंदी कुंज तक। अब यहाँ का पानी देखिए जो बैराज की तरफ से आ रहा है, उसका रंग किस तरह का है, और उसके ठीक कुछ दूरी से एक ड्रेन आके मिलती है जो कि नजफगढ़ ड्रेन कही रहती है, और यहाँ से जो पानी यमुना में दाखिल होता है, यानी जो ड्रेन से पानी इस यमुना में छोड़ा जाता है, उसका रंग कैसा है। यानी वजीराबाद बैराज से जो पानी आ रहा है उसके रंग में और इसके रंग में जमीन आसमान का अंतर है, और ये अंतर साफ दिखाई भी देता है। सामने की तरफ आप देखें तो पानी 2 रंग का नजर आएगा, एक एकदम काला और पानी दूसरी तरफ एकदम साफ। यानी दिल्ली में घुसते ही यमुना का रंग बदलने लगता है, और इसकी वजह है वो गंदे नाले जिनका पानी यमुना में छोड़ा जाता है। नालों की गंदगी से न सिर्फ यमुना का पानी दूषित होता है, बल्कि उसमें दुर्गंध भी आने लगती है, और यही प्रदूषित पानी ITO होते हुए आगे कालिंदी कुंज तक जाता है। और वहां पहुंचने तक नदी में इतनी गंदगी मिल चुकी होती है कि वो एक गंदे नाले में बदल जाती है। नदी और नाले का ये फर्क कैसे मिट जाता है, ये समझने के लिए ABP न्यूज संवाददाता रविकांत नजफगढ़ के सूरजपुर इलाके में पहुंचे। ये वो जगह है जहां दिल्ली की सारी गंदगी इस पानी में इकट्ठा होती है, और उसी गंदगी को समेटे हुए ये नाला अपना सारा जहर यमुना में उड़ेल देता है। ये इस समय सूरजपुर नजफगढ़ का इलाका है। दिल्ली के नजफगढ़ में हम हैं, जहां पर ये गंदा नाला दिखाई दे रहा है। नहर के आकार का एक लंबी दूरी से आता हुआ ये नाला है, जिसमें दिल्ली के 1000 से ज़्यादा फैक्ट्रियों में से बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी हैं जिसका जो वेस्ट है वो इसमें मिलता है। और दिल्ली में जो करीब 40 नाले मिलते हैं यमुना में आकर के, उनमें दिल्ली में रहने वाले लोगों का 90% जो वेस्ट है वो इस नाले में आता है, और इस नाले के सहारे यमुना नदी में मिलता है। तो ये नाला जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये यमुना नदी का वो नाला है, यमुना नदी में गिरने वाला, जो बिना ट्रीटमेंट के यमुना नदी में जाकर के मिलता है। दिल्ली में यमुना का बहाव कुल 22 किलोमीटर का ही है, लेकिन इस 22 किलोमीटर में कुल 40 नालों का गंदा पानी यमुना में गिरता है। यानी हर किलोमीटर पर 2 नाले यमुना को प्रदूषित करते चलते हैं। इनमें से 18 बड़े नाले हैं।
और उन्हीं बड़े नालों में से एक है सूरजपुर का ये नाला। इसके अलावा नजफगढ़ में ही नगली डेरी बैराज, इस पुराने बैराज में भी दिल्ली के 2 बड़े नाले मिल रहे हैं। अलग अलग ये नाला दिखाई दे रहा है, पीछे मटमैला पानी है और आगे काला पानी है, पूरी तरीके से काला पानी है। और ये दोनों एक जगह आकर मिल रहे हैं। ये जो काले पानी का नाला है ये अलग से आकर के इसमें मिल रहा है और एक जगह पर ये जो इकट्ठा हो रहा है पानी, यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी भी है। साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी सफाई लंबे समय से नहीं हुई है। बदबू भरा ये पानी आगे जाकर यमुना के पानी में मिल जाता है और उसके साथ ही यमुना की सफाई के सारे दावे भी यमुना में ही डूब जाते हैं। 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। दिल्ली की यमुना लंदन की टेम्स नदी बन जाएगी। यमुना का पानी इतना साफ हो जाएगा कि लोग उसमें डुबकी लगा सकेंगे। पिछले 5 सालों में यमुना को लेकर ऐसे कई दावे किए जा चुके हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही ये दावे किए हो। उनके पहले की सरकारें भी यमुना की सफाई के बहुत से वादे कर चुकी है, लेकिन उन सारे दावों और वादों की सच्चाई आपके सामने है। यमुना में गंदगी के कारण अमोनिया और दूसरे हानिकारक केमिकल्स का स्तर इतना बढ़ चुका है कि डुबकी लगाना तो दूर, उसके पानी को छूना भी बीमारियों की वजह बन सकता है। दिल्ली सरकार आके देख के यहाँ पर बहुत बुरा पानी में महक आ रही है, जैसे बहुत ज्यादा, क्या बोले, बस जमुना माता है अपने सर माथे पे। हम लोग का तो उम्र हो गया और गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ। यमुना के प्रदूषण की एक बड़ी वजह ये भी है कि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। दिल्ली सरकार लगातार ये आरोप लगाती रही है कि यमुना में जहरीले केमिकल्स के लिए हरियाणा जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ दूषित पानी यूं ही नदी में छोड़ दिया जाता है। इसकी पड़ताल के लिए हम पानीपत पहुंचे, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। प्रशासन का दावा है कि इंडस्ट्री से निकलने वाले पानी को ट्रीट करके ही नदी में छोड़ा जाता है, लेकिन यमुना में मिलने वाली इस ड्रेन की हालत को देखकर ऐसा नहीं लगता। इसमें इकट्ठा कचरा इस बात का सबूत है कि गंदे पानी को उसी हालत में नदी में बहाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि यमुना के प्रदूषण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली की है। वो भी तब जब दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर 13 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन 13 परियोजनाओं के लिए केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार को 2419 करोड़ रुपए की मदद भी दी गई है। आज दिल्ली में यमुना का हाल सबको पता है कि क्या हाल हो चुका है। तो मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा, ये 2419 करोड़ रुपए जो केंद्र ने आपको दिए हैं वो कहाँ गए, किसकी जेब में गए? जांच का विषय है। 7 साल हो गए अरविंद को। अरविंद ने ही सपना दिखाया था, जैसे दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने की बात कही गई थी, वैसे ही यमुना को भी एक स्वच्छ यमुना बनाने की बात कही गई थी। अरविंद केजरीवाल बताएं कितनी स्वच्छ हो पाई दिल्ली? दिल्ली में यमुना साफ तभी होगी जब गंदे नालों का पानी उसमें गिरना बंद किया जाएगा। दिल्ली में हर दिन औसतन 327 करोड़ लीटर सीवेज निकलता है, जिसमें से करीब 243 करोड़ लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट हो पाता है, लेकिन बचा हुआ 94 करोड़ लीटर सीवेज बिना ट्रीट किए ही यमुना में गिरा दिया जाता है। इस तरह हर दिन यमुना में 94 करोड़ लीटर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। सवाल है कि इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है? हमारी दिल्ली के अंदर कोशिश है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाकर इस वेस्ट को कैप्चर करें और ट्रीटेड वेस्ट ही ट्रीट करने के बाद ही इस पानी को जो है नदियों के अंदर डाला जाए। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार की नई डेडलाइन 2022 की है, लेकिन यमुना की मौजूदा स्थिति और सफाई के दावों के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है। और आपको बता दूं कि आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कू ऐप पर @घंटी बजाओ ABP न्यूज़ हैंडल को फॉलो करना होगा। अगर आप किसी भी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या आप अपने शहर या आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताइए और @घंटी बजाओ ABP न्यूज़ को टैग करते हुए पोस्ट कीजिए। घंटी बजाओ में हमने अस्पतालों में जो सिस्टम पूरी तरीके से जल चुका है
वो खबर आप तक पहुंचाई थी। अस्पतालों में घोर लापरवाही के चलते, आग से निपटने के नाकाम सिस्टम के चलते भोपाल में सोमवार को 4 बच्चों की मौत हो गई थी। कल इसी मसले पर आपके कार्यक्रम में घंटी हमने आपके संग बजाई थी। इसके बाद अस्पताल प्रशासन से लेकर सरकार तक कटघरे में आ गए। बढ़ते दबाव के बीच आज शिवराज सरकार ने बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। कांग्रेस ने नया आरोप लगा दिया। कांग्रेस संबंधित विभाग के मंत्री का इस्तीफा भी मांग रही है। अब भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में 4 मासूमों की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। शिशु वार्ड में बच्चों की मौत के जिम्मेदार और लापरवाह अफसरों को शिवराज सरकार ने पद से हटा दिया है, जिनमें गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन, हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट, गैस राहत विभाग के संचालक और अस्पताल में बिजली विभाग के सब इंजीनियर को भी निलंबित कर दिया गया है। हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। सरकार कार्रवाई कर लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और आरोप लगा दिया कि हादसे में हुई मौत के आंकड़े को शिवराज सरकार छिपा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि 14 बच्चों की मौत हुई है इस 48 घंटे में, लिख के दिया है। जब मंत्री 4 बच्चों का कहता है, उसमें ये कहते हैं नेचुरल डेथ है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार क्यों मौत के आंकड़े छुपाती है हर वक्त। शिवराज जी क्यों नहीं गए 6 कदम दूर, ये सवाल है हमारा। कांग्रेस की मांग है कि मंत्री विश्वास सारंग इस्तीफा दें और घटना की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले हफ्ते राजस्थान के अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। सचिन पायलट ने पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने मांग की है कि उनसे जो वादा किया गया था, अब उनको पूरा करने का वक्त आ गया है और खाली पड़े मंत्री पद जल्द से जल्द भरने का वक्त आ चुका है। पायलट ये चाहते हैं कि उनके समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। उधर दिल्ली में अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। तो ये है इस वक्त की बड़ी खबर। सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक खबरों से जुड़ी घंटी बजाओ का, और आज तो पाकिस्तान की घंटी बज गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल कुछ ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का फंसना लगभग तय है। आज दिल्ली में एनएसए लेवल की बड़ी बैठक हुई। उसमें एनएसए डोभाल ने 7 देशों के एनएसएस को बुलाया और वो सब ऐसे देशों से आए जो अफगानिस्तान के आसपास यानी बॉर्डर में उनके आसपास बसते हैं और अपने पास पाकिस्तान की आतंकी हरकतों की काट रखते हैं। बैठक का महत्व तब और ज्यादा बढ़ गया जब प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हो गए। बगैर लाग लपेट एक ही एजेंडा तैयार किया गया कि कुछ भी हो जाए, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के आतंक का अड्डा नहीं बनने देना है, ना टेरर फंडिंग होने देनी है और ना ही किसी कीमत पर टेरर ट्रेनिंग होने देनी है। इस बैठक से पाकिस्तान की कैसे बजी जोरदार घंटी और कैसे आगे इसकी घंटी बजेगी, देखिए संवाददाता आशीष सिंह की ये रिपोर्ट। तो ये आंख में आंख डालकर बात करने का ही नतीजा है कि आज हिंदुस्तान बुलंदियों पर है और उसी कूटनीति का नतीजा ये भी कि दुनिया के तमाम मुल्कों के सामने आज की तारीख में पाकिस्तान की कोई हैसियत रह नहीं। खड़े होने की स्थिति में तो पाकिस्तान कभी नहीं रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर एनएसए अजीत डोभाल की कूटनीति ने उसे घुटने पर ला पटका है, क्योंकि जिस अफगानिस्तान में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों की प्लानिंग में लगा हुआ था, आज उसी की काट खोज ली गई और घेरेबंदी के तौर पर उन देशों के एनएसए को बैठक के लिए दिल्ली बुलाकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया कि पाकिस्तान चकरघिन्नी ना बन जाए। तो कहिएगा रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वो 7 देश हैं जिनके एनएसए को हिंदुस्तान आमंत्रित किया गया और एनएसए अजीत डोभाल ने उस मंत्रणा पर काम किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक के लिए बिल्कुल ना होने पाए। और यहीं पर पाकिस्तान की मंशा को कुचल देने का काम कर दिया गया।
We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. शांति और सुरक्षा के लिहाज से राजधानी दिल्ली में 8 देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएससी की मीटिंग बेहद अहम थी। बैठक का कोर एजेंडा था अफगानिस्तान और मुद्दा ये कि अफगानिस्तान की जमीन को किसी भी तरह से आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न करने दिया जाए। साथ ही न टेरर फंडिंग हो और न ही टेरर ट्रेनिंग। सभी 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान को किसी भी तरह से वैश्विक आतंकवाद की पनाहगाह न बनने दिया जाए और न ही नशे के कारोबार का। क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है तब से पूरे एशिया में आतंक का खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा पाकिस्तान के मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि और मुल्कों के लिहाज से भी बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसीलिए तो एनएसए अजीत डोभाल की बुलाई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहुंचकर दिल्ली से आज पाकिस्तान को न सिर्फ पुरजोर संदेश दिया बल्कि उसके मंसूबों को बेनकाब भी कर दिया। क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी बैठक में पाकिस्तान को भी न्योता दिया था, लेकिन पाकिस्तान के एनएसए ने हिंदुस्तान आने से मना कर दिया और पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन के एनएसए भी भारत नहीं आए, न्योता तो उन्हें भी था। हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में शांति चाहता है और कोशिश भी हर मुमकिन यही रही है कि शांति के साथ साथ विकास और समृद्धि भी स्थापित की जा सके। हालांकि तालिबान के सत्ता में आने से अफगानिस्तान में विकास की प्रक्रिया पटरी से थोड़ी उतर जरूर गई है। तालिबान वैसे भी पाकिस्तान का करीबी माना जाता है और यही वजह है कि इस बार राजधानी दिल्ली में हुई मीटिंग में पाकिस्तान के एनएसए को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के आतंक का मुखौटा कहीं बेनकाब न हो जाए, इसलिए पाकिस्तान के एनएसए ने इस मीटिंग में आने से ही साफ इंकार कर दिया। चीन ने भी पाकिस्तान का साथ दिया और चीन के एनएसए भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। हकीकत दरअसल यही है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अफगानिस्तान में शांति की बजाय अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और पाकिस्तान के उसी एजेंडे को आज धराशाही करने के लिए पूरा खाका बाकी के 7 पड़ोसी देशों को साथ लाकर खींच दिया गया। क्योंकि पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करना हमारे एनएसए अजीत डोभाल को बखूबी आता है और उनसे बेहतर पाकिस्तान की हरकतों को भला कौन पकड़ सकता है। वो तो पाकिस्तान में लंबे समय तक जासूसी भी कर चुके हैं और उसी का एक किस्सा तो बहुत मशहूर भी रहा है। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मज़ार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था तो मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था। बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। तो जिस आदमी को पाकिस्तान को टैकल करने का इतना लंबा अनुभव रहा है उसी ने फिर से अपने अनुभव और कूटनीति का इस्तेमाल कर दिया है, पाकिस्तान की कोशिशों को बेहाल कर दिया है।
क्योंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान का विकास हो। वो तो चाहता है कि अफगानिस्तान में खून खराबा होता रहे। पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि तालिबान बिल्कुल भी बदले, बल्कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली और सुख शांति के लिए हर वो कोशिश की जो उसे करनी चाहिए। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारत ने सलमा डैम बनाया। 2019-20 के साल में भारत ने विकास के लिए 37 बड़े प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में पूरे किए, जिसमें हेरात में बनाया गया सलमा डैम दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। क्रिकेट स्टेडियम, पैरालंपिक स्टेडियम, सड़कों और स्कूलों का निर्माण भी हिंदुस्तान ने कराया। तालिबान के आने से पहले भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भारत सरकार ने 2015 में पूरा कराया। खुद प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन करने साल 2015 में काबुल गए थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन किया और संदेश यही दिया, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। मोस्ट फेमस पठान कैरेक्टर शेर खान इन जंजीर शेर खान सिंह, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। लेकिन हमारे यार की जिंदगी को जहन्नम बनाने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को शह दी, जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो चुका है। और वो राज आगे अपना आतंक ना फैला पाए, उसी के लिए 7 देशों के एनएसए को दिल्ली बुलाया गया। 8 देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स यानी एनएसए को आमंत्रित करके भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक कमाल की रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के केंद्र में है तो दरअसल अफगानिस्तान, लेकिन ये व्यू रचना पाकिस्तान को घेरने की है। आमंत्रित भी उन देशों को किया गया जो अफगानिस्तान में आतंकी षड्यंत्र रचने वाले पाकिस्तान की घेराबंदी करते हैं और जो वाकई बेहद मारक है। रूस और कजाकिस्तान के अलावा ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये वो ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से सटी हुई हैं और इन्हीं सीमाओं के जरिए पाकिस्तान को घेरने की तैयारी है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज आने से रहा, क्योंकि जब दिल्ली में 7 देशों के एनएसए के साथ बैठक चल रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान ने तालिबान के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर को अपने यहाँ बुला लिया। लेकिन उसके बावजूद तालिबान ने भारत में हुई मीटिंग को सही नजरिए से देखा और प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा यही कि भारत में हुई बैठक के लिए आशावादी है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की भलाई के लिए काम किया। 285 मिलिट्री वाहन भारत ने अफगान सेना को दिए तालिबान आने से पहले। MI-25, MI-35 हेलीकॉप्टर भी अफगानिस्तान को दिए गए। एयरबस एयरक्राफ्ट भी भारत ने अफगानिस्तान को दिए। 10 सुरक्षित एम्बुलेंस भी भारत ने मुहैया कराए थे। और व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी ने भी हमेशा ही अफगानिस्तान में शांति चाहिए। जब मैं संसद भवन के उद्घाटन के लिए दिसंबर 2015 में काबुल आया था, तब मैंने हर अफगान पुरुष, महिला और बच्चों की आंखों में भारत के लिए बड़ा प्यार देखा था। अब ये अफगानिस्तान में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे के घर में हूं। मुझे ऐसी अनुभूति हुई थी कि खाने खुद अस्त ये अपना ही घर है। ये बद्रखसा से निमरोज और हेरात से कंधार तक हर अफगान भाई और बहन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत आपके साथ खड़ा है। आपके धैर्य, साहस और संकल्प की यात्रा के हर कदम पर भारत आपके साथ रहेगा। कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास को या भारत अफगानिस्तान दोस्ती को रोक नहीं सकती। लेकिन ये बात तब की है जब तालिबान का शासन नहीं था। अब चीजें बदली हुई हैं और बदले हुए हालात में नई रणनीति के साथ काम करना जरूरी है, जिसके लिए पहला कदम आज एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में रख दिया गया। दिल्ली से संवाददाता आशीष सिंह के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।